नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम पीजीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरणों को ग्राउंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, इंप्रूविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बी, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वेट, सी, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फॉल्ट करंट एंड डी, इनहेंसिंग इक्विपमेंट अपीयरेंस। ग्राउंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम फॉल्ट करंट को एक पाथ प्रोवाइड कर सके और फॉल्ट करंट इजीली ग्राउंड हो सके। ग्राउंडिंग करने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला तो फायदा यही है कि ये लीकेज और फॉल्ट करंट को ग्राउंड करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि थोड़ा बहुत लीकेज करंट फ्लो कर सकता है, और उस लीकेज करंट को अगर हमें सेफली पास आउट करना है तो हमें ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अगर हमने प्रॉपर ग्राउंडिंग करी होगी तो जो भी लीकेज करंट होगा या जो भी फॉल्ट करंट होगा वो सेफली ग्राउंड हो जाएगा, जिससे इनकेस अगर हम किसी इक्विपमेंट को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इनकेस अगर अर्थ का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लेकिन अगर हमने प्रॉपर ग्राउंडिंग करी हुई है, और प्रॉपर ग्राउंडिंग में मेन चीज क्या होती है कि ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा लो होना चाहिए, तभी आपका फॉल्ट करंट पास कर पाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। और तीसरा, ये इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में कि अगर उसमें कोई भी लीकेज करंट पास करेगा तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, तो ग्राउंडिंग से वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके सेफ रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फॉल्ट करंट, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन अ सिंक्रोनस मोटर? ए, डिक्रीजिंग द एक्साइटेशन वोल्टेज, बी, विद कांस्टेंट एक्साइटेशन वोल्टेज, सी, रिड्यूसिंग द लोड ऑन द मोटर एंड डी, एडिंग कैपेसिटर इन अ पैरेलल विद मोटर। अगर हमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, और सिंक्रोनस मोटर में हम कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करते हैं। सिंक्रोनस मोटर आपके तीनों पावर फैक्टर में काम कर सकता है, विच मींस इट कैन ऑपरेट इन लीडिंग पावर फैक्टर, इट कैन ऑपरेट इन लैगिंग पावर फैक्टर, और इट कैन ऑपरेट इन यूनिटी पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर करेक्शन का मेन मकसद क्या होता है कि हम पावर फैक्टर को यूनिटी के क्लोज लेके आ सके, विच मींस क्लोजर टू 1। कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है? जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो ये रिएक्टिव करंट इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से कोई भी अगर इंडक्टिव करंट है, क्योंकि इंडक्टिव करंट आपका लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है और कैपेसिटिव करंट आपका लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। इससे क्या होगा, जब लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट होगा तो ये लैगिंग पावर फैक्टर को कट आउट करेगा, जिससे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, एडिंग कैपेसिटर इन पैरेलल विद मोटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ डज द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर रिलेट टू द आर्मेचर करंट एंड रोटेशनल स्पीड? किस नियम के अनुसार डीसी मोटर में बैक इलेक्ट्रोमोटिव बल आर्मेचर करंट और घूर्णी गति से संबंधित होता है? बी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी, न्यूटन सेकंड लॉ एंड डी, लेंज लॉ। दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका डीसी मोटर में काम करता है, और फैराडे लॉ बताता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी एक क्लोज सर्किट में, और ये ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है किस दर से? उस दर से जितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है फैराडे लॉ को, और ये बताता है जब भी एक कंडक्टर किसी भी एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाएगा और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करेगा तो उस समय ईएमएफ जनरेट होगा और अल्टीमेटली आपका करंट सर्किट में फ्लो करेगा। और यही प्रिंसिपल डीसी मोटर में भी वर्क करता है, क्योंकि डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर करंट को कैरी करती है, और जब ये कंडक्टर इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड से तो ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है और जिसकी वजह से मोटर रोटेट करती है। सो ऑप्शन नंबर बी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ कैन द फंक्शनलिटी ऑफ अ ट्रायक बी असेस्ड यूजिंग अ सीआरओ? सीआरओ का उपयोग करके ट्रायक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ए, चेक फॉर बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो, बी, इंश्योर द ट्रायक डज नॉट कंडक्ट इन ईदर डायरेक्शन, सी, ऑब्जर्व अ यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो एंड डी, कन्फर्म अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द ट्रायक। ट्रायक की एक खासियत होती है कि ट्रायक दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि हम ट्रायक को एसी सप्लाई देते हैं, और एसी सप्लाई की वेवफॉर्म आपको पता ही है कैसी होती है। एसी सप्लाई पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में काम करती है, तो जब हम ट्रायक को एसी सप्लाई देंगे तो ट्रायक को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट करना चाहिए और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट करना चाहिए। हम सीआरओ की मदद से करंट का लाइव डिस्प्ले देख सकते हैं। तो हम ट्रायक को सेट करते हैं और उसको एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और ट्रायक तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक उसको हम गेट पल्स नहीं देंगे, और जैसे ही हम इसको गेट पल्स देंगे तो ट्रायक की आपको एक वेवफॉर्म दिखेगी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट कर रही होगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट कर रही होगी। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायक फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए, चेक फॉर अ बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ डज द रेजिस्टेंस इन अ शॉर्ट सर्किट कंपेयर टू अ नॉर्मल सर्किट? शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध की तुलना सामान्य सर्किट से कैसी की जाती है? ए, हायर इन अ शॉर्ट सर्किट, बी, वेरिएबल इन अ शॉर्ट सर्किट, सी, लोअर इन अ शॉर्ट सर्किट एंड डी, इक्वल टू अ नॉर्मल सर्किट। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा लो हो जाता है, और क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है इसलिए करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, यानी कि वो अपना पाथ को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है।
क्योंकि करंट को हमने एक स्पेसिफिक पाथ दिया होता है कि आपको इस पाथ से ही करंट को लेके जाना है। लेकिन क्या होगा, ये इस पाथ को ना फॉलो करके इस पाथ को फॉलो कर देगा और ये पाथ बन जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। और जब ये शॉर्ट सर्किट पाथ बनता है तो ये पाथ को बाईपास कर देता है और काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ये उस सर्किट से फ्लो करवाता है, जिससे आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, लोअर इन अ शॉर्ट सर्किट, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थ वायर इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग। 3 पिन विद्युत प्लग में अर्थ वायर की क्या भूमिका होती है? ए, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, बी, एक्ट एज अ न्यूट्रल कंडक्टर, सी, इनहेंस सिग्नल ट्रांसमिशन एंड डी, प्रोवाइड पावर सप्लाई। दोस्तों अर्थ वायर है, ग्राउंड वायर है, सबका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। ये क्वेश्चन पीजीसीएल में एटलीस्ट 6 से 7 बार पूछ चुके हैं इसी पेपर में। तो आई डोंट नो कि इन्होंने पेपर किस तरह से सेट करा है, केवल 3-4 सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने पूरा पेपर सेट कर दिया है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको इस पीजीसीएल के पेपर में मिल जाएंगे। फिलहाल अर्थ वायर ग्रीन या येलो ग्रीन कलर का होता है और ये मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट करा जाता है किसी भी अप्लायंस में। और इनके जब भी फॉल्ट होता है, किसकी वजह से हो सकता है? लूज वायर की वजह से हो सकता है, या मेटल के इस वायर को टच कर रहा हो उसकी वजह से भी आपका फॉल्ट करंट जनरेट हो सकता है। तो अर्थ वायर क्या करता है? ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि फॉल्ट इजीली ग्राउंड हो सके और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाए। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज अ कॉमन टास्क इन अ रूटीन मेंटेनेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर कम्यूटेटर के नियमित रखरखाव में एक सामान्य कार्य क्या होता है? ए, पेंटिंग दी सरफेस, बी, एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, सी, लुब्रिकेशन विद ऑयल एंड डी, सैंडिंग एंड क्लीनिंग। डीसी जनरेटर के रूटीन मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि हम कम्यूटेटर को सैंड करें और क्लीन करें। कम्यूटेटर एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है जो कि कॉपर सेगमेंट बार का बना होता है और ये ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहता है। और ये क्योंकि ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहता है तो कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती रहती है, जिसकी वजह से कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में एक रफ सरफेस बन जाता है या एक अनइवन सरफेस बन जाता है। हम कम्यूटेटर स्टोन की मदद से कम्यूटेटर को क्लीन करते हैं और सरफेस को स्मूथ बनाते हैं ताकि जो कम्यूटेटर का ब्रश के साथ कॉन्टैक्ट बन रहा है वो काफी ज्यादा अच्छे से बने और स्पार्किंग कम से कम हो। सो ऑप्शन नंबर डी, सैंडिंग एंड क्लीनिंग, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशन ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली की आग पर सूखे पाउडर बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? ए, टू रिमूव हीट फ्रॉम द फायर, बी, टू ब्रेक द केमिकल रिएक्शन इन द फायर, सी, टू कूल डाउन द फ्लेम एंड डी, टू क्रिएट अ बैरियर अगेंस्ट ऑक्सीजन। पहली बात तो ये कि हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फायर में बहुत ज्यादा कम करते हैं। इनकेस हमारे पास कोई एक्सटिंग्विशर है ही नहीं तो हम इलेक्ट्रिकल फायर को ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर को हम ड्राई पाउडर से इसलिए नहीं बुझाते हैं क्योंकि ड्राई पाउडर में रेसिड्यू जमा हो जाता है और रेसिड्यू क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को खराब कर सकता है। ड्राई पाउडर के अंदर एक नॉन कंडक्टिव पाउडर होता है जो बर्निंग मटेरियल को कोट कर देता है, इस पे एक लेयर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आग बुझ जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिएट अ बैरियर अगेंस्ट ऑक्सीजन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन अ टिपिकल रेसिडेंशियल वायरिंग सिस्टम व्हाट इज द मेन सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक सामान्य आवासीय वायरिंग प्रणाली में मुख्य सर्किट किसके लिए जिम्मेदार होता है? ए, कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल पावर सोर्स, बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर थ्रू आउट द एंटायर हाउस, सी, कंट्रोलिंग लाइट फिक्चर ओनली एंड डी, पावरिंग इंडिविजुअल अप्लायंसेस। रेसिडेंशियल वायरिंग सिस्टम में मेन सर्किट का काम क्या होता है? ये पूरे घर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मेन सर्किट आपका सेंट्रल हब की तरह काम करता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में एंटर करती है। हम मेन सर्किट से अलग अलग ब्रांच के थ्रू करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये अलग अलग ब्रांच आपकी एमसीबी के थ्रू प्रोटेक्ट रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर थ्रू आउट द एंटायर हाउस, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म अ पोलैरिटी टेस्ट इन अ वायरिंग सर्किट। एक सामान्य आवासीय वायरिंग प्रणाली में मुख्य सर्किट किसके लिए जिम्मेदार होता है? ए, वोल्टमीटर, बी, मल्टीमीटर, सी, एमीटर एंड डी, ऑसिलोस्कोप। मल्टीमीटर एक वर्सेटाइल टूल होता है जिसके अंदर वोल्टमीटर की फंक्शनलिटी होती है, एमीटर की होती है, ओम मीटर की होती है और इससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमें पोलैरिटी टेस्ट करनी है तो हम मल्टीमीटर के थ्रू उसको कर सकते हैं। उसको करा कैसे जाता है? हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज में सेट करते हैं और डीसी वोल्टेज की एक अप्रोप्रिएट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें जो टर्मिनल टेस्ट करना है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 प्रोब होते हैं, एक रेड प्रोब होता है मल्टीमीटर में, एक ब्लैक प्रोब होता है। हम दोनों प्रोब को कनेक्ट करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव रीडिंग मिल रही है तो हमने प्रोब को ठीक कनेक्ट करा है, अगर नेगेटिव रीडिंग मिल रही है तो हमने टर्मिनल को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करा हुआ है। तो इससे आप इजीली पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।